गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे विद आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस। जब भी हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो एक इन्वेस्टर को एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है जो कि सीक्वेंशियल ऑर्डर में मूव करती है। इसी सीक्वेंशियल ऑर्डर को जिसे हम फॉलो करते हैं उसे ही हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस बोलते हैं। तो इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस में जो हम सीक्वेंशियल एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, जो चरणबद्ध तरीके से क्रियाएं की जाती हैं, उन्हें हम 5 स्टेप प्रोसीजर में पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, सेकंड है डिटर्मिनेशन ऑफ EIC फ्रेमवर्क, नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, एंड फोर्थ इज पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, एंड लास्ट इज पोर्टफोलियो रिवीजन. To begin with the first step, which includes the determination of investment policy. In investment policy, the investor decides about the factors like the investor decides the amount of fund to be invested, the investment objective, and the knowledge of investment alternatives. फर्स्ट ऑफ ऑल द इन्वेस्टर मस्ट नो कि वो जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है वो अपने फंड से करेगा या इसके लिए वो फंड्स को बोरो करेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टर के पास अपनी ही सेविंग्स है या उसको इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव इतना फ्रूटफुल है कि वो कहीं और से मनी बोरो करके भी इन्वेस्ट कर रहा है। सो अमाउंट ऑफ फंड्स टू बी इन्वेस्टेड, स्मॉलर और बिगर, ओन्ड और बोरोड फंड्स इसमें हम इंक्लूड करते हैं। इन्वेस्टर इन फैक्ट्स के रिगार्डिंग डिसीजन लेता है। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। देखिए, हर इन्वेस्टर जो है उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग अलग होती है, उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बता दूं, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है एज ऑफ द इन्वेस्टर। यानी कि जब इन्वेस्टर अपनी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग 21 to 30 ईयर्स की एज ग्रुप में है, नॉर्मली इन्वेस्टर्स का रिस्क कैपिटाइट इस एज ग्रुप में हाई होता है, क्योंकि वो अर्निंग करना स्टार्ट कर देता है और नॉर्मली फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके ऊपर नहीं होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं। तो इस एज ग्रुप में इन्वेस्टर हाई रिस्क सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे जैसे पर्सन एज में मूव करता है, यानी 31 to 40 की एज ग्रुप में आता है, वहाँ पे नॉर्मली पर्सन्स गेट मैरिड, उनकी शादी हो जाती है एंड दे हैव फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और यहाँ पर आके इन्वेस्टर अपने प्रोफाइल को हाई रिस्क सिक्योरिटीज़ से निकाल करके मॉडरेट रिस्क सिक्योरिटीज़ में लगाना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे पर्सन एज में आगे मूव करता है, 41 to 50 की एज में आता है एंड सो ऑन, धीरे धीरे इन्वेस्टर को पता है कि उसकी रिटायरमेंट एज नज़दीक है, तो अपने पोर्टफोलियो को हाई रिस्क सिक्योरिटी से निकाल करके लो रिस्क सिक्योरिटीज़ में डाल देता है। तो हमें यहाँ देखना है कि इन्वेस्टर का अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है। तो जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है या इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि एज ऑफ द इन्वेस्टर, इनकम ऑफ द इन्वेस्टर, चेंज इन इनकम ऑफ द इन्वेस्टर। तो इन्हीं सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करता है। साथ ही साथ इसमें इन्वेस्टर को ये भी देखना है कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं गिवन द रिसोर्सेज ऑफ द इन्वेस्टर, कि जितनी उसकी इनकम है, जितनी उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, जितना उसको अमाउंट अवेलेबल है इन्वेस्ट करने के लिए, उसमें से क्या क्या ऑप्शंस में वो इन्वेस्ट कर सकता है, उनका रिस्क रिवार्ड रेशो क्या है, यानी कि जितने अल्टरनेटिव्स उसके पास अवेलेबल हैं उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है और कितना रिटर्न उसको मिलेगा, सो दैट इन्वेस्टर क्या करे, उनका कंपैरेटिव एनालिसिस करके डिसाइड कर सके कि उसको किन ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना है। So this is our first step, that is the determination of investment policy, जिसमें इन्वेस्टर इन पैरामीटर्स को स्टडी करता है और अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाता है। अमाउंट ऑफ फंड टू बी इन्वेस्टेड, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड नॉलेज ऑफ इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स। Our next step is determination of EIC framework. EIC stands for Economy, Industry and Company
कंपनी एनालिसिस। अब जबकि इन्वेस्टर ने अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बना ली है, नेक्स्ट स्टेप उसके लिए ये रहता है कि वो EIC एनालिसिस करे, यानी कि उसे इकोनॉमी को स्टडी करना है, इंडस्ट्री को स्टडी करना है और कंपनी को स्टडी करना है। जब इकोनॉमी को स्टडी करता है इन्वेस्टर, तो उसमें वो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल को स्टडी करता है, जिसमें हम फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं, आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन की बात करते हैं, जैसे नेशनल इनकम की बात करते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात करते हैं, जैसे बिजनेस साइकिल के फेजेस की बात करते हैं, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करते हैं। तो ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल हैं जो कि इकोनॉमी एनालिसिस में स्टडी किए जाते हैं। एंड आफ्टर स्टडी द इकोनॉमी, उससे नेक्स्ट लेवल पे जो कि स्कॉलर है इकोनॉमी से, इंडस्ट्री को इन्वेस्टर एनालाइज करता है, क्योंकि इन्वेस्टर को ये देखना है पहले कि इकोनॉमी की पोजीशन क्या है, उसकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके बाद वो फाइंड आउट करता है कि इंडस्ट्री कौन सी ग्रोइंग है, किसमें इनकम के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बेटर रहेगा। तो इंडस्ट्री एनालिसिस करता है दैट विच इंडस्ट्री हैज़ गुड प्रोस्पेक्ट्स। तो इसके लिए इंडस्ट्रीज का स्वॉट एनालिसिस वो करता है, दैट इज आपने पढ़ा हुआ है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स का एनालिसिस वो करता है। ठीक है, साथ ही साथ देखता है कि जिस इंडस्ट्री में वो इन्वेस्ट करना चाहता है वो अपनी लाइफ साइकिल की किस फेज में है। उसके अलावा वो देखता है कि जिस इंडस्ट्री में वो इन्वेस्ट करने वाला है वो किस टाइप की इंडस्ट्री है, डिफेंसिव इंडस्ट्री है या फिर ग्रोथ इंडस्ट्री है। ये सब की डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे जब हम इस टॉपिक पे शिफ्ट होंगे। फिलहाल आप इतना समझ लें कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज का कंपैरेटिव एनालिसिस करेगा और जो इंडस्ट्री बेटर रिजल्ट्स प्रॉमिस करेगी वो इन्वेस्टर सेलेक्ट कर लेता है शॉर्टलिस्ट। ठीक है, अब इंडस्ट्री सेलेक्ट करने के बाद लेट अस से एक इन्वेस्टर ने कहा कि मैं IT इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, दैट इज अ मैक्रो यूनिट। अभी इन्वेस्टर को क्या डिसाइड करना है, IT इंडस्ट्री की किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। जैसे आपको पता है IT इंडस्ट्री में देयर आर सो मेनी कंपनीज, देयर इज TCS, देयर इज विप्रो, देयर इज HCL। तो इन्वेस्टर इनमें से किस में इन्वेस्ट करे, इसके लिए इन्वेस्टर क्या करेगा, कंपनी एनालिसिस करता है। और जब कंपनी को एनालाइज किया जाता है तो इन्वेस्टर इसके लिए बहुत सारे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फैक्टर्स को स्टडी करता है, जैसे कि कंपनी की बैलेंस शीट को स्टडी करता है, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को स्टडी करता है, कंपनी का रेशियो एनालिसिस स्टडी करता है और उनके बेसिस पे डिसाइड करता है कि ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो कि प्रॉफिटेबल रहेंगी। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज EIC फ्रेमवर्क, एनालिसिस ऑफ इकोनॉमी। इसमें हम इकोनॉमिक वेरिएबल्स की बात करते हैं, इंडस्ट्री एनालिसिस एंड वी हैव कंपनी एनालिसिस। इन आवर नेक्स्ट स्टेप द इन्वेस्टर गोज फॉर वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। अब आप ये भी देखिए, लेट अस से कि इन्वेस्टर ने डिसाइड किया उसे TCS के शेयर्स लेने हैं, लेकिन उसमें उसको ये देखना है कि जो सिक्योरिटी वो लेने जा रहा है उसकी पोजीशन क्या है, उसका वैल्यूएशन क्या है। इसके लिए इन्वेस्टर दो चीज़ों का कंपैरिजन करता है, वो दो चीज़ें हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। आई रिपीट, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। देखिए मार्केट वैल्यू आपको पता है कि आज के टाइम में यदि हम सिक्योरिटी को मार्केट में बाय या सेल करें तो उससे हमें क्या वैल्यू फैच होगी, वो उसकी होती है उसकी मार्केट वैल्यू। जबकि इंट्रिंसिक वैल्यू की यदि बात करें तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, निहित मूल्य जिसे हम बोलते हैं। तो देखिए किसी भी सिक्योरिटी से हमें कुछ रिटर्न एक्सपेक्टेड होते हैं कि हमें क्या रिटर्न मिलेंगे, डिविडेंड मिलेगा या इंटरेस्ट मिलेगा। जब इन रिटर्न्स को हम इन्वेस्टर के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे डिस्काउंट कराते हैं, when the returns of the security are discounted at the expected rate of return of the investor, that becomes the intrinsic value. तो जब हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाती है then we compare intrinsic value with the market, that is to say यदि intrinsic value is greater than market value, that means market is not paying good, then it is not a worthwhile investment. And vice versa is there, that is intrinsic value is less than market value, that is to say market is paying better than the intrinsic value, then of course
better it is to invest in this security. So that is what we call as valuation of security. इसमें हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी की इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को कंपेयर करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारा स्टेप रहता है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन. पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में हम कुछ नहीं करते, हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिया है कि हमें किस कंपनी की किस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है. इसके बाद आपको मैंने कल भी बताया कि जो हमारा रिस्क रहता है उसको हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं. कैसे? विद द हेल्प ऑफ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन. पोर्टफोलियो से हम रिस्क को डाइवर्सिफाई कर देते हैं. तो यहाँ पर भी यही बात कर रही है कि पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेगा इन्वेस्टर इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिस्क, और ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड्स इन डिफरेंट सिक्योरिटीज. कि उसको कंपनी एक्स की कितनी सिक्योरिटी लेनी है, कंपनी वाई की कितनी सिक्योरिटीज लेनी है, कंपनी जेड की कितनी सिक्योरिटीज लेनी है. सो पोर्टफोलियो इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द इन्वेस्टर. दिस इज आवर फोर्थ स्टेप. इन आवर नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप दैट इज पोर्टफोलियो रिवीजन. इसमें हम पोर्टफोलियो जो कि हमने इसे प्रीवियस स्टेप में बनाया है उसको एनालाइज करते हैं और उसको इवैल्यूएट करते हैं इन ऑर्डर टू नो कि जो सिक्योरिटीज़ हमने सिलेक्ट किए थे, जो हमारी उनसे एक्सपेक्टेशन थी, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है. इफ़ द सिक्योरिटीज़ आर परफॉर्मिंग वेल दे कैन बी केप्ट इन द पोर्टफोलियो, बट इफ़ द सिक्योरिटीज़ आर नॉट डूइंग वेल तब हम इनको अपने पोर्टफोलियो से रिमूव कर देते हैं. तो ऐसा नहीं है कि एक बार जो हमने अपना पोर्टफोलियो बना लिया है वही हमेशा रहेगा. जो पोर्टफोलियो बनाया जाता है उसे हम टाइम टू टाइम रिवाइज करते हैं इन ऑर्डर टू मीट दी ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि हमने पहले भी देखे हैं. क्या? मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न एंड मिनिमाइजिंग द रिस्क. सो दीज आर दी सीक्वेंशियल एक्टिविटीज फॉलोड बाय द इन्वेस्टर which makes up the investment decision process. For this topic, you can refer the book of Y.T. Singh of Investment Management. Thank you.